कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, बसंत मौसम के अनुसार आप अपनी नई नई फसलों की तैयारियां कर रहे होंगे और खबरें खेती की में हम लेकर आते हैं आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी अहम व विभिन्न जानकारियां, उन्नत फल फूल बीज व कृषि यंत्रों से जुड़ी विशेष जानकारियां। कार्यक्रम में हमेशा की तरह रहेंगी मंडी भाव व कृषि समाचार। और आज है शुक्रवार और आज के इस कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे आपके सवालों के जवाब। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 3,507 करोड़ रुपए आवंटित। गेहूं उत्पादन पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा होने की उम्मीद। चावल की सरकारी खरीद 182 लाख टन से अधिक। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। किसान भाइयों, तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही 12वीं योजना में इसके लिए 3,507 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे तिलहन उत्पादन को और बढ़ाया जा सके। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही 12वीं योजना में इसके लिए 3,507 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे तिलहन उत्पादन करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन यानी NMOOP को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके अधिक से अधिक क्षेत्र में पाम ऑयल की खेती की जा सकेगी। कृषि मंत्रालय ने 12वीं योजना में NMOOP के लिए 3,507 करोड़ रुपए आवंटित किया है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस योजना के उद्देश्य पारंपरिक तिलहन और वृक्षों से प्राप्त होने वाले तेल के उत्पादन को बढ़ाना है। इसके लिए पाम ऑयल और वृक्षों से प्राप्त होने वाले तैलीय बीजों की खेती को बंजर भूमि तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में गेहूं उत्पादन पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा होने की उम्मीद जताई है। सरकार ने ये उम्मीद गेहूं के बुवाई क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी और गेहूं के लिए मौसम की अनुकूलता को देखते हुए की है। कृषि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2013-2014 में गेहूं उत्पादन पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा होने की उम्मीद जताई है। मौसम में पिछले साल की 948 लाख टन से अधिक गेहूं उत्पादन की संभावना है। उन्होंने कहा है कि फसल वर्ष 2011-2012 में देश में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार 948.8 लाख टन की हुई थी, जबकि बीते वर्ष 2012-2013 में गेहूं की पैदावार 924.6 लाख टन की हुई थी। श्री अनवर ने कहा है कि चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई 311.86 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हो चुकी है। भारतीय खाद्य निगम ने चालू खरीफ विपणन सीजन में अब तक चावल की सरकारी खरीद 182 लाख टन से अधिक कर ली है। चालू खरीफ सीजन 2013-2014 में अब तक चावल की सरकारी खरीद 182 लाख टन से अधिक की हो चुकी है। भारतीय खाद्य निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि अभी तक हुई कुल खरीद में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने पंजाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 81.05 लाख टन और हरियाणा से 23.95 लाख टन चावल की खरीद की है। छत्तीसगढ़ से अब तक 33.68 लाख टन, आंध्र प्रदेश से 16.96 लाख टन चावल की सरकारी खरीद हुई है। मौजूदा सीजन में आंध्र प्रदेश में चावल की खरीद में बढ़ोतरी हुई है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में खरीद जारी है। केंद्र सरकार ने इस सीजन के लिए धान का MSP कॉमन रिकॉर्ड के लिए 1,310 रुपये और A ग्रेड के लिए 1,345 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मौसम में बदलाव आ रहा है, मगर ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी
अगले 3 दिनों में जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है। अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ तथा छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों में तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 44वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान के बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के डीन ने बताया, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल के लेक्चर के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो डीबीटी सेक्रेटरी हैं विजय राघवन जी, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी को बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया है और उन्होंने ये कहना चाहा है कि अगर हमें साइंस में उन्नति करनी है तो हमें जो बैरियर्स हैं, मॉरल बैरियर्स हैं, उनको तोड़ना होगा और इन सब बैरियर्स को तोड़ने के लिए साइलेंस को तोड़ना होगा और उसके लिए हमें डिबेट्स करना होगा। यही उनके टेक होम मैसेज रहा है। और किसान भाइयों, आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। धान लोहरदगा झारखंड की मंडी में न्यूनतम 1300 रुपए और अधिकतम 1400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। बारगढ़ ओडिशा में धान के भाव कुल मिलाकर 1310 रुपए रहे। कोटा राजस्थान में 2877 रुपए से 4101 रुपए धान के भाव रहे। चावल जमशेदपुर झारखंड की मंडी में 2800 रुपए से लेकर 2900 रुपए। कासगंज उत्तर प्रदेश में चावल 1860 रुपए से लेकर 1910 रुपए और कूच विहार पश्चिम बंगाल में चावल के भाव 3100 रुपए प्रति क्विंटल के रहे। गेहूं मंगरोल गुजरात की मंडी में 1750 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति क्विंटल। जोधपुर राजस्थान में गेहूं 1600 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। रामनगर उत्तराखंड में गेहूं के भाव कुल मिलाकर 1555 रुपए प्रति क्विंटल के रहे। सरसों तेल लोहरदगा झारखंड की मंडी में 10,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। कटवा पश्चिम बंगाल की मंडी में सरसों तेल 8,333 रुपए से लेकर 9,533 रुपए। अरहर राजकोट गुजरात की मंडी में 3,500 रुपए से लेकर 4,080 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। मसूर दाल जमशेदपुर पश्चिम बंगाल की मंडी में 6,800 रुपए से लेकर 6,840 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। अब एक नजर डालते हैं फल और सब्जियों के भावों पर। सेब उकलाना हरियाणा की मंडी में कुल मिलाकर 8,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में सेब 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं बठिंडा पंजाब की मंडी में सेब 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। केला गुड़गांव हरियाणा की मंडी में कुल मिलाकर 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। माधोपुरम केरल की मंडी में 3,200 रुपए से लेकर 3,400 रुपए प्रति क्विंटल केले के भाव रहे। इम्फाल मणिपुर की मंडी में केले के भाव 2,900 रुपए से लेकर 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। अंगूर गढ़शंकर पंजाब की मंडी में 3,500 रुपए से लेकर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में अंगूर 3,000 रुपए से लेकर 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। उकलाना हरियाणा की मंडी में अंगूर के भाव कुल मिलाकर 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे।
भिंडी पलाकाट केरल की मंडी में 2,400 रुपए से लेकर 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर रही। वहीं पंजाब मुकेरिया में भिंडी के भाव 4,600 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में भिंडी 3,800 रुपए से लेकर 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर रही। आलू राजकोट गुजरात की मंडी में 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। वहीं लोहरदगा झारखंड की मंडी में आलू 600 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। बारगढ़ ओडिशा में आलू के भाव 1,100 रुपए से लेकर 1,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। अब एक नजर डालते हैं विभिन्न मंडियों में मसालों के भावों पर। जीरा राजकोट गुजरात की मंडी में 10,025 रुपए से लेकर 11,350 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। धनिया बीज राजकोट गुजरात की मंडी में 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। राजस्थान कोटा की मंडी में धनिया बीज 6,301 रुपए से लेकर 7,201 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। लहसुन पलाकाट केरल की मंडी में 7,000 रुपए से लेकर 7,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। लालगंज उत्तर प्रदेश में लहसुन 3,150 रुपए से लेकर 3,250 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। लाल मिर्च लोहरदगा उत्तर प्रदेश की मंडी में 9,000 रुपए से लेकर 9,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। वहीं पलाकाट केरल की मंडी में लाल मिर्च 7,500 रुपए से लेकर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। तो किसान भाइयों, खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, यकीन मानिए, जब आपके जिज्ञासा और सवालों भरे पत्र हमें देश के सुदूर गांव और कस्बों से मिलते हैं तो हमें बेहद खुशी मिलती है। आपके पत्रों के सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। तो आइए देखते हैं आपकी चिट्ठी। कृषि की मिट्टी की खुशबू जैसे सवाल, जवाब, सुझाव और नसीहतों से भरपूर हाजिर है आपका और हमारा साझा मंच आपकी चिट्ठी। आप सभी कृषक भाई बहनों को शिल्पा भावना का सादर नमस्कार। हम सभी लोग जीवन में कामयाबी के ख्वाब देखते हैं और ये सही भी है, लेकिन ज़रूरत है इस बात का ख्याल रखने की कि कहीं नींद में ख्वाबों पर पांव रखकर हम फिसल ना जाएं। इसीलिए कृषि जगत में जो संपन्नता के सपने आप देखते हैं, उन सभी को हकीकत का आईना दिखाती है आपकी चिट्ठी, जहां पर आप अपने पत्रों के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं और हम कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से उन प्रश्नों के जवाब को आप तक पहुँचाते हैं। आज भी आपके प्रश्नों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूसा संस्थान के प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सबसे पहले आज जो हमारे पास सवाल आया है वो आया है मोटका माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। जगन्नाथ पटेल, देवराम सरपंच, रामेश्वर पटेल और शुभम पटेल साहब पूछ रहे हैं। क्या है इनका सवाल? ये पूछ रहे हैं कि इनकी गेहूं की फसल पीली हो रही है, इसका क्या कारण है और इस समस्या से निजात कैसे पाया जा सकता है? मैं पटेल बंधुओं को बताना चाहूँगा कि गेहूं की फसल के पीले होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि इसमें अगर नाइट्रोजन की पूरी मात्रा नहीं मिली है तो उसकी वजह से पीली हो सकती है। दूसरा कारण है अगर जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं और जिंक की कमी है तो वो भी एक कारण हो सकता है। और तीसरा कारण है जो हमारा मौसम है, कई बार ये साथ नहीं देता है, धूप कम निकलती है, बहुत धुंध छाई रहती है और अभी तो इतनी ठंड हो रही है तो इसमें धूप निकलने के आसार कम हो जाते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें कारण देखना है। दूसरी बात हमें देखनी है कि हमारी गेहूं की फसल में हमने सिंचाई कब दी थी और हमारी फसल में जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं वो पूरे पत्ते पीले पड़ रहे हैं या साइड से पड़ रहे हैं। और एक बीमारी भी आती है लेकिन वो खंडवा में नहीं होगी, इसको कहते हैं पीला रतवा रोग। पीला रतवा रोग, उसके कारण भी पत्ते पीले पड़ सकते हैं, लेकिन खंडवा में उस बीमारी के होने की संभावना नहीं है। वो बीमारी अक्सर होती है जो हमारे हिमालय के तलहटी का एरिया है, इसमें हो सकती है। तो मैं इनको पटेल बंधुओं को बताना चाहूंगा कि एक तो ये नाइट्रोजन की मात्रा पूरी दे और पिछली फसल इन्होंने अगर धान की ली है उसमें अगर जिंक नहीं दिया है तो जिंक की आपूर्ति कर सकते हैं। ये दो मोटे मोटे कारण हो सकते हैं, या तो नाइट्रोजन की कमी या जिंक की। और जहां तक रही मौसम की बात, तो मौसम अब सुहाना होने वाला है, धूप खूब निकलेगी तो अपने आप पीलक कम हो जाएगी। तो अगर पटेल बंधु इनका अपनी फसल का ध्यान रखेंगे तो उनको अच्छा गेहूं मिलेगा और उनका जो फसल का पीलापन है वो दूर हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि पटेल बंधु अब जब अपनी फसल बोएंगे तो उनको ज़रूर इसमें खुशहाली मिलेगी। हम अगला पत्र ले रहे हैं, ये हमें भेज रहे हैं दिनेश भारद्वाज जी और ये पत्र भेज रहे हैं हमें तुमसर भंडारा नागपुर महाराष्ट्र से।
और इनका कहना है कि इन्होंने चने की बुआई की है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि चने की सिंचाई का सबसे उपयुक्त समय जो है वो कौन सा होता है और कौन सी अवस्था में ये उसकी बुआई का या उसकी सिंचाई का अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि ये जो चने की बुआई इन्होंने की है उसमें घास आ गई है, तो उस घास से निजात पाने के लिए भी कोई दवा है? भावना जी, दो बातें हैं। पहली बात जो उनकी सिंचाई की बात है, चना एक ऐसी फसल है जिसको बहुत कम पानी चाहिए, यानी कम पानी में फसल हो जाती है। दूसरी बात ये आती है कि हमारी मिट्टी की क्या हालत है, उसमें कितनी नमी है। बिल्कुल। अगर नमी पर्याप्त है तो चने में सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नमी पर्याप्त नहीं है तो फूल आने से पहले हमारे किसान भाइयों को एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन चने की फसल में जो दूसरी बात इन्होंने कही, घास की बात की है, घास को निकालने के लिए दवाई का प्रयोग इस समय नहीं कर सकते। दवाई का प्रयोग केवल उसी समय कर सकते हैं जब बुआई की हो, बुआई के बाद में, उगने से पहले ये दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के तुरंत बाद और उगने से पहले तो दवाई का प्रयोग कर सकते थे। इस समय दवाई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन घास जो है फसल को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा, इस घास को अपने निकाल लें मजदूरों के द्वारा, और ये घास जो है इनके पशुओं के हरा चारा हो जाएगी, जिससे चने की फसल भी अच्छी आ जाएगी और साथ साथ में चने की घास भी निकल जाएगी। पानी की बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, अगर आपकी खेत में नमी है तो चने में पानी ना दे, क्योंकि अगर आपने पानी दे दिया और एक दो बारिश हो गई तो चने में जो वानस्पतिक वृद्धि है वो ज्यादा हो जाएगी, फूल कम बनेंगे, फलियां कम बनेगी, उत्पादन कम रह जाएगा। तो पानी देने से पहले ये देखें कि आपके खेत में नमी कितनी है और आपकी फसल किस प्रकार की है। अगर फसल ठीक ठाक है और नमी ठीक है तो पानी ना दें, क्योंकि कई बार हल्की बारिश हो जाती है, उससे आपको फायदा मिल सकता है। और अगर काफी सूखा है और आप ये महसूस कर रहे हैं कि नमी काफी कम है तो फूल आने से पहले सिंचाई कर दें। जब अच्छी तरह फूल आ गए हों उस समय सिंचाई ना करें, क्योंकि उससे फूल गिर जाते हैं। या जब फलियां बन चुकी हो फूल आने के बाद में 50%, उस समय सिंचाई कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। अगर जरूरत पड़े तो। मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि जरूरत पड़े तभी सिंचाई करें, क्योंकि चने को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। और आप सिंचाई लगाएंगे तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, पेड़ लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें फलियां कम बनेंगी, फूल कम आएंगे, उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर डबास, यहाँ पे आपने एक बात कही कि जो घास अगर आ गई है तो घास के लिए जो दवाई डाली जाती है वो बुआई के तुरंत बाद और जो हमारा फूल आता है उससे पहले हम लोगों को नहीं, जो दवाई डाली जाती है तो बुआई के तुरंत बाद जमने से पहले डाली जाती है। लेकिन अगर उस वक्त नहीं डाली गई है तो अब घास आ रही है तो अब ना डाली जाए, अब कोई दवाई नहीं डालेंगे। तो उस घास को वहां से कैसे रोका जा सकता है? उसको घास को रोकने का एक ही तरीका है कि उसको हाथ से निकलवाएं, निराई गुड़ाई करें। और ये जो घास है ये आपके पशुओं का चारा हो जाएगी, इससे दोनों फायदे होंगे। तो चने की फसल भी अच्छी हो जाएगी और आपके पशुओं को अच्छा हरा चारा मिल जाएगा। जी डॉक्टर डबास, अगला पत्र हमारे पास आया है मोटका माफी जिला खंडवा से ही। जगन्नाथ पटेल, अंतिम पटेल, ललित पटेल और शुभम पटेल हैं। आप पूछ रहे हैं कि इनके आम के पेड़ पर कैरी लगने से पहले ही फूल झड़ जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? आम के बागों में जो फूल आता है वो सर्दी के तुरंत बाद आता है, और आम का जो फूल है वो तापमान पे निर्भर करता है। जैसे ही सर्दी कम होती है तापमान बढ़ते हैं, फूल आना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार मौसम ऐसा होता है, एक बार गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही वो गर्म हुआ तो फूल आना शुरू हो जाता है, और जैसे ठंड आएगी तो उससे फूल फिर प्रभावित होता है। फूल झड़ने के दो तीन कारण है। तो तापमान हमारा कारण है, दूसरा ये कारण है कि पूरे फूल पे से आम के पौधे आम नहीं बन सकते। अगर आम बन गए तो आपका जो पेड़ा है उसको सहन नहीं कर पाएगा, तो कुछ तो फूल झड़ते ही हैं। और दूसरी बात यह है कि आम के अंदर जो पॉलिनेशन का काम होता है, यानी कि परागण का काम होता है, वो जो घरेलू मक्खी है वो करती है। अन्य फसलों में ये परागण का काम जो है शहद की मक्खी करती है। तो शहद की वो जो घरेलू मक्खी उसका होना भी जरूरी है। लेकिन फूल झड़ने का जो मोटा कारण है वो तापमान है। और दूसरा कारण ये हो सकता है, अगर आपने आम के बाग में जिसमें फूल आ रहा है उसमें अगर सिंचाई दे दी और सिंचाई में अच्छा पानी दे दिया तो सारा ही फूल झड़ जाएगा। तो इसलिए हम किसानों को अच्छा पानी दे दिया तो अगर ज्यादा पानी लग गया, इवन सिंचाई से ही फूल झड़ जाएगा। तो जिस समय आपके आम के बाग में फूल आ रहा हो उस समय सिंचाई रोक दें, और सिंचाई तभी दें जब आपके आम के बाग में जो आम है वो लगभग चने के दाने के बराबर हो जाए, तब आप सिंचाई दे सकते हैं। उससे पहले सिंचाई ना दें। अगर सिंचाई देंगे तो फूल झड़ने की समस्या बिल्कुल रहेगी। और दूसरा जो फूल झड़ने का कारण मैंने बताया कि आम के बाग में जो फूल का आना और आम का बनना वो तापमान पर निर्भर करता है, बहुत ज्यादा और पॉलिनेशन पर निर्भर करता है। तो इन दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो इनके आपके बाग से काफी लाभ मिलेगा। एक तो जिसमें फूल आए पानी बिल्कुल ना लगाएं, अगर पानी देना तो पहले लगाएं,
या जब फूल आने के बाद में जब आम बन गए और चने के दाने के बराबर हो उसके जाए बाद लगाया उस समय आप दे सकते हैं, तो उसके लाभ मिलेगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि पेड़ जो हैं ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं, इनको पूर्ण मात्रा में खाद्य मिलना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखें कि जब जिस समय फूल आ रहा है उससे पहले आप अपने पेड़ को पूरा खाद जरूर दें, जिससे उनको पूरा भोजन मिले और पेड़ भी फूल भी ना जड़े, फल भी अच्छे बने, आपको लाभ भी मिले। इसका मतलब यही है कि हम लोगों को जितने चीज़ों का मौसम से लाभ हो रहा है, प्रकृति से जो लाभ होता है वो तो हमें लेना ही है, लेकिन अपने तरफ से भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगला पत्र जो आया है हमारे पास डब्बा साहब, ये आया है हडमान मालाकार जी का, जो कि ज़िला अजमेर राजस्थान से हमें पत्र लिख रहे हैं। और इनका कहना है कि इन्हें फलदार पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए अब ये पपीते का जो पौधा है उसे भी लगाना चाहते हैं। बट ये जानना चाहते हैं कि पपीता किस तरह की मिट्टी में लगाया जाए और किस वक्त लगाया जाए, कौन सा वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा है। इनके 2 सवाल और इन्होंने इसमें पूछे हैं कि आप उन्हें एक ऐसा पौधा बताएं जो ज़मीन से कम ऊंचाई होने पर ही फल दे देता है, और आप इन्हें एक पौधा ऐसा भी बताएं जो कि 7-8 फीट ऊपर जाने के बाद फल देता है। यानी कि जो हमारे किसान भाई पपीते का काफी शौकीन है, और इनकी बहुत अच्छी बात है कि फल सबको अच्छे लगते हैं, इनको तो अच्छे लगते ही हैं। जहाँ तक पपीते की बात है, पपीता एक ऐसा फल है जो सबको अच्छा लगता है, और ये ऐसा फल है जो किसान के लगाने के बाद में उसको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी मिलना शुरू। यानी कि अगर आज आपने पपीता लगाया है तो आपको 1 साल के अंदर ही फल मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी जितने भी फलदार पौधे हैं उनमें आपको 2-3 साल के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो यहाँ इंतजार नहीं करना पड़ता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। जहाँ तक इसके मौसम का सवाल है, पपीता ऐसी जमीन में लगाना चाहिए जहाँ पे पानी ना इकट्ठा हो कभी भी। अगर पानी इकट्ठा हो, अगर खेत में भर गया तो पपीते का पौधा मर जाएगा, क्योंकि उसमें बीमारी आती है जिसको कहते हैं डैम्पिंग ऑफ, और उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात तो ऐसा कि ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें पानी खड़ा ना हो। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने पूछा कि बहुत छोटे पपीते में फूल आ जाए और फल आ जाए, तो पूसा संस्थान की किस्म है पूसा नन्ना या पूसा ड्वार्फ। ये एक ऐसा पौधे किस्म है जिसमें लगभग 1.5 से 2 फीट के बाद ही पपीते लगने शुरू हो जाते हैं और खूब सारे पपीते लगते हैं, और इसके फल का मिठास बहुत अच्छा है, और फल का जो वजन है वो लगभग 1 से 1.5 रुपए किलो के करीब होता है। ज्यादा भारी नहीं होता है, तो जिसको बाजार में लोग पसंद करते हैं, क्योंकि पसंद में लोग ऐसे ही करते हैं जो 1 किलो के आसपास का फल हो, मिठास भी अच्छा है, फल भी खूब लगते हैं। तो ये एक ऐसी किस्म है। दूसरी पूसा असल है जो बहुत सारी किस्में, वैसे तो पूसा डेलिसिस एक दूसरी किस्म है जिसके पपीते बहुत मीठे होते हैं, और ये भी पूसा संस्थान की किस्म है। और तीसरी जो किस्म है पूसा जेंट, ये जो किस्म है इसमें फूल जो फल है थोड़े ऊपर लगते हैं, इसमें लेकिन फल का आकार है वो बड़ा होता है। अच्छा, तो ये 1.5 किलो से बड़ा होता है? बड़ा होता है। ये उनके लिए बहुत अच्छी होती है जो चाट की दुकान खोलते हैं, यानी कि दुकानदार जो चाट बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदा हो सकता है। या जिसका परिवार बहुत बड़ा है वो इनके पपीते बहुत पसंद करता है। और बहुत सारी जो किस्में हैं, जैसे कोयम्बटूर से संस्थान से निकली है, कुरघनी ड्यू है, ऐसे ही अच्छी किस्में हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और पपीते का बाग जो है ये बहुत अच्छा लगता है अगर उस समय लगाए, तो जैसे ही अभी नए गर्म दिन शुरू होंगे, यानी कि फरवरी के महीने में आप इसके लगा सकते हैं, या इसके बाद लगाए बरसात में। तो ये 2 ही समय है पपीते का में बाग लगा सकते हैं। तो मालाकार साहब के लिए तो ये अच्छी जानकारी हो गई है, क्योंकि अगर आप इसको अपने व्यवसायिक तौर पे लेना चाहते हैं तो भी पपीता आपके लिए लाभदायक है, और अगर आप अपने घरेलू तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे लिए एक दूसरी किस्म है जो 1-1.5 किलो का हमारा पपीता आता है, उससे हमें बड़ा फायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्बास यहाँ पर आने के लिए और हमारे कृषकों के साथ इतनी अच्छी जानकारी बांटने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से आज के लिए हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे जहां होंगे आपके कुछ और कृषि जगत से संबंधित सवाल, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कृषि वैज्ञानिक देने के लिए उनके जवाब। शिल्पा भावना को इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियों का लाभ
आप अवश्य उठाएंगे व साथ ही अपने मित्र किसानों तक भी ये जानकारियां जरूर पहुंचाएंगे। हमें बेहद प्रसन्नता होगी अगर आपके जिज्ञासा और सवालों भरे पत्रों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज के लिए केवल इतना ही। कल करेंगे एक बार फिर से मुलाकात कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।